नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उभरते हुए एक ऐसी चेहरे की चर्चा करेंगे मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबी रेस की घोड़ा है। मैं बात कर रहा हूं आशानाथ जीएस की। मित्रों, केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने विगत साल डेढ़ साल के अंदर में जो करिश्माई प्रभाव छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति में, तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करना हो, चाहे त्रिशूर से लोकसभा के सांसद जीतने हो, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20% मत प्राप्त हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से केरल के सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद होते दिख रहे हैं, वो एक लंबी लकीर भारतीय जनता पार्टी केरल की राजनीति में इस चुनाव में खींचती हुई दिख रही है। ये बात स्पष्ट है। और इस भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आज मित्रों हम बात करेंगे उस आशानाथ जीएस नाम के युवा चेहरे की, जो महिला है, जो दलित है, और कौन कौन से ऐसे गुण हैं इस आशानाथ जीएस में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे रेस की घोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी इस आशानाथ जीएस पर दांव लगाने जा रही है। पढ़ी लिखी एक अधिवक्ता है, तेज तर्रार, और वक्तव्य शैली इतनी स्पष्ट है कि आशानाथ जीएस मित्रों केरल की राजनीति में वो चेहरा बनकर उभरती हुई दिख रही है, जो वामपंथियों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का जो यूडीएफ है, यूडीएफ के खेमे में कांग्रेस पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी दल है, वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो चाहे सीपीएम हो, हर दोनों राजनीतिक दलों को अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से लगातार केरल की राजनीति में उनकी भाषा में जवाब देती हुई आक्रामकता के साथ आशानाथ जीएस आपको दिखेंगी मित्रों। और वर्तमान में जब इस पिछले वर्ष अंतिम महीने में जब केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए, जब भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 45 वर्षों का साम्राज्य वाम मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी खत्म करने में सफल हुई, उसी तिरुवनंतपुरम में मित्रों जहां लगातार 4 टर्म से शशि थरूर सांसद हैं, उसी तिरुवनंतपुरम में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, अपना महापौर बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरुवनंतपुरम में डिप्टी मेयर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने इसी आशानाथ जीएस को, जो कि एक महिला है, एक युवा है, तेज तर्रार है, साथ ही दलित समाज की भी है। मित्रों, केरल की राजनीति में 10% लगभग दलित आबादी है, 54% कुल हिंदू की आबादी में 10% लगभग दलित आबादी है। और इस दलित आबादी को लगातार इस रूप में वाम मोर्चा हो चाहे कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती रही है। केरल की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का नाम आपने सुना है, जानते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब कभी भी कोई भी वामपंथी नैरेटिव शुरू होता है, तो उस वामपंथी नैरेटिव में सबसे पहले जय मीम तो जय भीम भी आ जाता है। मतलब दलितों को मुस्लिम राजनीति के साथ जोड़कर दिखाने की एक फैशन कह सकते हैं आप, फैशन है भारत के अंदर कि दलित राजनीति को मुस्लिम राजनीति के साथ कम्युनिस्ट लोग दिखाया करते हैं। लेकिन यह बात तो सच है कि जहां इस्लाम है, मुस्लिम दिखाते हैं जय मीम जय भीम। लेकिन एक बात मैं बताऊं, दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं है, और जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं है। दोहरा रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा, और आप लोग कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मित्रों हम जुड़े हैं सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया पर संवाद एक तरफा नहीं होता। दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम है तो कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट है तो इस्लाम नहीं है। मित्रों, जब भारत का बंटवारा हुआ था, भारत के बंटवारे के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग गए थे पाकिस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए। उल्टे पांव भाग कर आना पड़ा, वहां से मार के भगा दिया गया सब लोगों को, ठीक है। और उन मार कर भगाए गए लोगों में
राज बब्बर, नाम जानते हैं ना, राज बब्बर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद रहे हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के काफी नजदीक रहे राज बब्बर। उनके ससुर भी थे सज्जाद, उनको भी पाकिस्तान के लोगों ने मार के भगाया था, कहा था कि इस्लाम के साथ कम्युनिस्ट कहा, और चीन का उदाहरण सबसे बेहतर है, जहां कम्युनिस्ट है तो वहां इस्लाम कहा। तो इसीलिए दुनिया में आप ढूंढ के देख लीजिए, आप जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं, जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं, लेकिन भारत में ये दोनों एक साथ है, केरल में ये दोनों एक साथ है। ठीक है, चाहे वो उमर खालिद रहा हो, चाहे वो डी राजा जो सीपीआई के जो राष्ट्रीय महासचिव है डी राजा, उनकी पुत्री रही हो। उमर खालिद और डी राजा की पुत्री एक साथ, दोनों इस्लामवादी और वामपंथी, दोनों एक साथ। लेकिन दुनिया के भारत के अलावा और किसी कोने में मित्रों आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही तर्कों का जवाब देने वाला अगर चेहरा भारतीय जनता पार्टी में एक वकील के रूप में अगर कोई है केरल में मित्रों, तो वो नाम है आशानाथ जीएस का, जिस पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। लेकिन चूंकि इस अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मेयर नहीं बल्कि डिप्टी मेयर बनाया, इसलिए कि उनका संगठनात्मक जो एक क्षमता होती है संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में बड़ा प्रदर्शन किया है आशानाथ जीएस ने। क्योंकि इनकी, जिसे हम कहते हैं ना कि जो छात्र राजनीति से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध रहा। और मित्रों एक बात याद रखिए आप, केरल की जब हम बात करते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी भले ही कमजोर है, लेकिन आरएसएस और एबीवीपी ये दो संगठन ऐसे हैं मित्रों संघ परिवार के, जिसका कि केरल में बहुत ही मजबूत संगठन रहा है। तो उसी से निकली है छात्र जीवन से ही आशानाथ जीएस लगातार एबीवीपी से जुड़ी रही, और इस एबीवीपी से जुड़ने के कारण वैचारिक प्रतिबद्धता आप कह सकते हैं, वैचारिक जो माने साफ गोई, ये कूट कूट कर भरा हुआ है आशानाथ जीएस में। ऊर्जा वैसे ही भरी हुई है मित्रों जैसे भारतीय जनता पार्टी को केरल में तीसरी शक्ति के रूप में उभरने के लिए जिस प्रकार के चेहरों की आवश्यकता है। राजीव चंद्रशेखर की बात करें हम, राजीव चंद्रशेखर एक मैच्योर्ड राजनेता है, अनुभवी राजनेता है, एक कूटनीतिज्ञ है, एक रणनीतिकार है राजीव चंद्रशेखर। वी मुरलीधरन केरल की राजनीति में कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। वी मुरलीधरन एक परिपक्व संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वी मुरलीधरन अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। के सुरेंद्रन तमिलनाडु में, केरल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा है, लेकिन हिंदूवादी चेहरा है। अब बात अंतर समझिए, आशानाथ जीएस के अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं, केवल एक कमी है अभी केवल अनुभव की। ये सभी गुण पाए जाते हैं मित्रों। आशानाथ जीएस भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी लंबी रेस के घोड़ा है क्योंकि आशानाथ जीएस एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा जो प्रोजेक्शन है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी लोकप्रियता दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभी जो आपको झुकाव दिख रहा है, तो झुकाव कई कारणों से है। उसका एक और कारण है, चूंकि झुकाव का कारण यह है बीजेपी की तरफ जो केरल में दिख रहा है आपको इस चुनाव 2026 के मद्देनजर, उसके दो तीन तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण जैसे नंबर 1 कि वर्तमान में केरल में स्थिति यह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिनराई विजयन जो सीपीएम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। तो ये हिंदू कार्ड वो मजबूरी में खेल रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया है कि मुसलमानों का वोट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, मुसलमानों का वोट राहुल गांधी के साथ है, मुसलमान राहुल गांधी से टूट नहीं रहा है, कांग्रेस से टूट नहीं रहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से टूट नहीं रहा है, सीपीएम को मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए एंटी मुस्लिम राजनीति, प्रो हिंदू राजनीति करने का सीपीएम पिनराई विजयन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह उनका अस्थायी चरित्र नहीं है। ईसाई मतदाता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए आकर्षित नहीं हो रहे कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको पसंद है, बल्कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं मित्रों केरल में, क्योंकि उनको लगता है कि केरल के अंदर जो पीएफआई टाइप की पॉलिटिक्स है, जो एसडीपीआई टाइप की पॉलिटिक्स है, जो जमाते इस्लामी की पॉलिटिक्स है, उससे
हिंदू जमातों की तुलना में ईसाई जमातों को ज्यादा बड़ा चुनौती मिलने वाली है। तो इसलिए इन सब कारणों से वहां के जो ईसाई मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब है। तो ये तात्कालिक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है वहां, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो नायर समुदाय का हो, तो आशानाथ जीएस में वो क्षमता है कि समाज के कई ऐसे वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से दूर रहे, उन वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का अस्थायी प्रभाव का विकास कर सकती है आशानाथ जीएस। ये एक एडवांटेज है। महिला होने का एक अलग अलग लाभ है, क्योंकि केरल की राजनीति में आप देखेंगे महिला नेतृत्व यूडीएफ की तरफ से लगभग नहीं के बराबर है। एलडीएफ में कुमार शैलजा, ठीक है, जो कि पिनराई विजयन की विरोधी है, तो उनको कोई आगे प्रमोशन होना है, उम्र भी उनके पास नहीं है। तो महिला नेतृत्व के नाम पर अगर देखेंगे तो केरल की राजनीति में भी इस नाते भी आशानाथ जीएस एक लंबी रेस की घोड़ा जो है, ठीक है, बनती हुई दिखती है। आशानाथ जीएस एक वक्ता के रूप में आक्रामक तो हैं, लेकिन साथ ही तथ्य परक भी हैं, ठीक है, और ये सोशल मीडिया पर सक्रियता, इनकी संगठन में रुचि है, ठीक है। तो इस प्रकार के चेहरे की भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से जरूरत थी मित्रों केरल में, जो केवल संगठन का नेता नहीं बल्कि जन नेता के रूप में कन्वर्ट हो सके, जन नेता के रूप में कन्वर्ट जिसको जो हो सके, वो चेहरा आशानाथ का भारतीय जनता पार्टी में मिलता हुआ दिखता है। और उससे भी बड़ी बात यह है मित्रों कि आशानाथ जीएस, चूंकि तब केरल जो है, केरल की राजनीति नारायण गुरु की नीतियों के अनुसार भी वहां की राजनीति चलती है। मतलब हिंदुओं में दलित पिछड़ा राजनीति जो है अपनी परवान पे है, ठीक है। उस परिस्थिति में आशानाथ जीएस एक ऐसा चेहरा के रूप में उभर रही है केरल की राजनीति में मित्रों, जो समाज के हर वर्ग, मतलब नंबूदरी ब्राह्मण से लेकर दलित समाज तक सबको एक सूत्र में, और ईसाई समाज को भी उस सूत्र के अंदर लाकर पिरो सकती है। वो चेहरा आशानाथ जीएस ने कई ऐसे मौकों पर अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी सक्रियताओं से, सोशल मीडिया पर अपने उपस्थिति से, ऐसा कई बार बौद्धिक बहसों के दौरान यह सब साबित किया है कि ये एक बड़ी, एक तरफ पॉलिटिकल थिंकर के रूप में भी उभर के आती है, सोशल वर्कर के रूप में उभर कर आती है, आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का सड़कों पे नेतृत्व करने में भी आगे दिखती है, और साथ ही राजनीतिक आप कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग है केरल का, उसके अंदर राष्ट्रवादी नैरेटिव, ठीक है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट का जो विचार है भारतीय जनता पार्टी को का, उसमें उसको आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब युवाओं के अंदर जो है उस भावना को इंजेक्ट कर पाने में आशानाथ जीएस काफी हद तक सफल होती हुई दिखी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो संवाद दो तरफा होता है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। और साथ ही अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारा विचार यदि पसंद आता है, ना पसंद आता है, आप सहमत हैं, नहीं सहमत है, तब भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।